आज अगर मैं आपसे पूछूं कि याद कीजिए आप पिछली बार कब खुलकर हंसे थे, जोर जोर से हंसे थे, पेट पकड़कर हंसे थे, इतना हंसे थे कि आंखों में आंसू आ गए हों। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को याद नहीं आएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी तो न जाने कहां गायब हो गई है। हंसना तो दूर, हम मुस्कुराना भी भूल गए हैं। ऐसे में हमें हंसने के लिए मजबूर करते हैं कुछ लोग जिनको देखकर हम कुछ पलों के लिए ही सही पर सारी दुनिया के गम और परेशानियों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करूंगा IBN 7 वालों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। नहीं, कभी कभी तो मौका मिला ही होगा जाने का। गब्बर ने मेरे हाथ का देवनमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता। चाय गुरु, तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है गुरु, छा जाएगा। चाय नहीं, उसने ज्यादा फुटेज ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी रिचा बेटी आपके फादर ही गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो? उसको ले जाओ यार, इधर बजट एक ही अर्थी का। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अपनी बीवी पे गलत नजर रखता था ये। क्या देख रहा है बे? इमरान हाशमी को जानते हो? इन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था, क्या हमारी जिंदगी में हंसी के ठहाके लाने वालों की अपनी जिंदगी हमेशा यूं ही बेफिक्र रहती है? क्या ये खुद भी हमेशा यूं ही हंसते रहते हैं? हमारा तनाव दूर करने वालों को क्या कभी तनाव नहीं होता? बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में इन कॉमेडियंस को लेकर। जवाब आज हमें यही देंगे अपने खास अंदाज में। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही परेशानियों की ताप ने सुदेश की कला को निखारा है। पिता की शराब की लत और घर के तंग हालातों ने बचपन में ही नन्हे सुदेश के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया। चाय की दुकान पर रोज लोगों के झूठे कपों के साथ साथ उनकी घुड़कियां झेली, लेकिन खुद को टीवी पर देखने की ललक को अपने अंदर जिंदा रखा। और आज हम कह सकते हैं कि सुदेश हमारे देश के कॉमेडी दोस्तों, थैंक यू। आपने मेरा डांस पसंद किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। आपने मेरी रेडी फिल्म देखी, आपने पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना सलमान खान को। नहीं, मैं तो ठीक ही करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक करते हैं, इसीलिए आज आप जिंदगी लाइन में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी लाइन में। चलिए तो आपके बचपन से बात शुरू करते हैं। ठीक है जी। कहाँ जन्म हुआ आपका, कैसा परिवार था? जन्म क्या बताएं, मुझे तो पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं। बस एक तो बचपन में जन्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे आग ना उड़ाओ। मतलब जब होश आई तो बस चाय वाली दुकानों पे ही अपने आप को देखा। मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की, तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था। तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूँ तो वो आएगा। तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, भी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं जी। जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। 1 रुपया मिलता था मेरे को, चाय वाली दुकान पे लगा दिया घर वालों ने, मजबूरी। मतलब इतने दुख देखे हैं कि परमात्मा इतने दुख किसी को दिखाए ना, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हमारे घर के हालात जैसे खराब थे, तो घर पे रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पापा ना हमें भेजते थे। सामने घर पे था कोई, तो कहते थे मनी जा उनसे ना पैसे लेके आ।
50 रुपए लेके आ। तो अगर मैं 2 बार चला जाता था, तीसरी बार मुझे जाते शर्म आती थी। फिर हमने ना आपस में, मेरी सिस्टर है शिखा, हम दोनों ने सलाह कर ली कि 2 बार तू जाएगा, 2 बार मैं जाया करूंगा। एक दिन आया ऐसा कि हम सारा दिन भूखे रहे, तो पापा को सामने घर पे इनवाइट किया कि हमारे घर पे कोई आया है। तो जब पापा उनके घर गए तो सामान रखा, कुछ काजू बादाम ऐसा कुछ रखा। तो कहते हाँ जी भैया लीजिए आप। तो पापा ने उठाया, 3-4 बादाम उठाए और वहाँ से उठ के चल दिए, घर आए। तो वो बादाम पापा ने खुद नहीं खाए, तब तक बातों बातों में मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं कि मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਮਾੜੇ। बहुत कुछ हुआ ऐसा। ये तो एक बात बताई है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो घर भी नहीं बताते। एक बार, ये तो घड़ी की बात है, मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं पंजाब में, मैंने पंजाब में बहुत काम किया है। तो एक आदमी आया और कहता आपको सम्मानित करना है। तो मेरे घर पे इतना हालात ख़राब थे, रोटी खाने को नहीं, घर बिकने को आ गया, बच्चे बीमार हैं, बुरे हाल हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो अवार्ड दोगे मुझे? कहते हाँ। कितने पैसे का दोगे? कहते 300-400 रुपये का। मैं कहा मुझे पैसे दे दो 300-400 रुपये और ये घर से ले लो। वही मैंने बेच दिया उनको अवार्ड, और वही उन्होंने मुझे स्टेज पे जाके दे दिया, और वही पैसे का हमने घर पे खर्चा किया, राशन लाए। एक अवार्ड जो होता है वो कोई बेचता है? लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब इतना स्ट्रगल कर लिया? बचपन से सिर्फ बुरा वक्त ही देखा आपने, जिंदगी में मोड़ कब आया? ये ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे शो वगैरह करता था, तो मुझे 1000 रुपया पेमेंट मिलती थी एक शो की पंजाब में। फिर अल्फ़ा गड्डी शो मेरा आया, वो शो हिट हो गया। शो हिट हो गया तो फिर मुझे शो मिलने लगे, बहुत नाम हो गया मेरा पंजाब में। जितने भी अवार्ड शो होते थे मैं ही करता था। फिर बॉम्बे लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया। फिर जब मैंने किया तो मुझे पहले ही एपिसोड में स्टैंडिंग मिशन मिली, शेखर जी, सिद्धू जी। चलिए एक मैसेज और है आपके लिए। मुझे याद है जब मैं तुझे कहता था सुदेश वो कोई गाना सुनाओ, तो तू हमारे बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको ढोलक बना के उसके साथ गाया करता था। याद है ना? हमारा दरवाज़ा टूट गया लेकिन तेरा हौसला नहीं टूटा, तेरा जुनून नहीं टूटा। उसी जुनून की वजह से आज ये तूने मुकाम हासिल किया। ये मेरे उस्ताद हैं पंजाब में, बहुत फेमस हैं ये। एक बात बताइए, यहाँ कोई दरवाज़ा तो नहीं है जिसे आप तोड़ पाएंगे? तो कुछ गा दीजिए अब। अरे वाह, इनके लिए गा दीजिए। एक गाना बड़ा हिट हुआ ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अगर ये गाना मतलब दूसरे कलाकार गाएंगे तो कैसे? गाना है SP बालासुब्रमण्यम जिन्होंने गाया। गुरदास मान जी गाएंगे, अगर यहाँ पे गुरदास मान जी आ जाए। जो निमाणे जी गुरदास मान मान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बारी गीत लग गया पेश करन पंजाबी दा। ओ दी दी तेरा देवर, ओ दी दी तेरा देवर,
ओ दीदी तेरा देवर देवर चंगी नहीं ऐदे तेवर कुड़ियां दे पिछे जांदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਉਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਿੱਤਰ लगता है पूरा बंदर अगर ये गाना बहुत ही शरीफ कलाकार जिन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया मीका तो ये क्या बात मैं नहीं किया तो भी आप कर रहे हो ऐसे थोड़ी है। छोटा सा कोई काम कर दीजिए क्या फर्क पड़ता है इससे। मीका जी ये गाना कैसे गाएंगे? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तालियां बजाओ, तालियां मीका है बहुत। बल बढ़ गए। अगर नरेंद्र चंचल जी जिन्होंने भजन कीर्तन किया है तो कैसे गाएं? दीदी तेरा देवर दीवाना तेरे लिए वो झंडू बम हुई तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। अरे ये मैंने देखा है कि अभी मैं यहाँ बैठा था और मैडम के साथ सीरियस सवाल पूछती हैं तो मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ बीच में, क्योंकि संगत का असर होता है। मैंने मुंबई में जाके ये देखा है, एक्टरों ने कुत्ते रखे हुए हैं बाहर, जितने भी एक्टर हैं, और वो असर होता है। जैसे एक्टर बोलते हैं ऐसे कुत्ते भौंकते हैं। शाहरुख खान का कुत्ता वाओ 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 वाओ, पता नहीं चलता कुत्ता है कि बकरी। हमारे शक्ति कपूर का वाओ 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 वाओ। सबसे अच्छा कुत्ता लगा मेरे को, सबसे अच्छा कुत्ता है संजीव कुमार का। क्या वेरिएशन है उसमें। वाओ कॉमेडी के आगे कभी कुछ सोचा है? हाँ जी, अभी जैसे रेडी में मुझे डायरेक्टर अनीस बज़मी जी ने जब मुझे बुलाया तो मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। रेडी फिल्म में मेरा एक सीन था, कोई और सीन के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैंने कहा भी ठीक है सर मैं करूँगा। मैंने बातों बातों में जब शुरू हुई तो वो बहुत हंसे, खुश हो गए। तो मुझे कहते हैं कि अभी कल बात करेंगे। मैं कहा शायद इनको मैं पसंद नहीं आया तो कल बात करेंगे, शायद कैंसिल के लिए बुलाएं। दूसरे दिन बुलाया तो मेरे को बोला कि एक फिल्म में जो मेन रोल है, कॉमेडी का मेन ट्रैक है, वो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। तो फिर वो गए वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि मैं रेडी फिल्म की शूटिंग पे जब मैं वहाँ गया, आपको भी खुशी होगी कि श्रीलंका में इतना क्रेज़ सलमान खान का नहीं था जितना मेरा था। इतनी लड़कियाँ सलमान खान के पास नहीं आती थी ऑटोग्राफ लेने जितनी मेरे पास आती थी कि दिलवा दो। डायरेक्ट उनको थोड़ा डर लगता था ना, लेकिन मैं भी। बच्चन साहब की मिमिक्री भी नहीं करते? जो कॉमेडी का जो शौक है मुझे उनको देख के ही हुआ था। हाँ, उनके कई स्टाइल हैं। अगर वो ऐसे दीनानाथ चौहान एक ही हो गया। अरे नहीं नहीं खबर भैया, सभी कभी हुआ है कि आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है मियाँ? ये एक अलग स्टाइल हो गया। अरे नहीं नहीं, आपके शो में पहली बार आए हैं, अगर आपने कोई सवाल पूछा, अरे भाई आप भी पूछ सकते हो भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने वाले कोई और तरीके के होते हैं, उनकी सोच और होती है, तो कलाकार वहाँ कोई और तरीके के पहुँच जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे एक बार जगजीत सिंह जी हमारे पंजाब में आए थे।
और वहाँ पे माहौल दूसरा था, भंगड़े वाले लोग, तो वो गजल गायक कैसे, वो भी बैठे थे वो स्टेज पे आके ऐसे बैठ जाओ, नहीं भी कहते तभी बैठ जाते लेकिन इजाजत लेनी पड़ती है ना, मैं तो कभी कभी आता हूँ, मालिक तो यही है। नीचे से ओ आ तो गया, कितना आए और शुरू करो शुरू। आराम से, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करता, आराम से सुनो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आपके खुद होठ नहीं छू रहे आपस में, तो क्या कर दो। और महाराज कोई और सुनाओ, उधर से दूसरे माले। ओए शर्म करो, ओए ऐसे करते हैं? जगजीत सिंह जी गजल गायक हैं, आराम से। जगजीत सिंह जी आप मेरी मर्जी की गजल सुनाओ। गड्ढे तना चढ़ दी, गड्डी रे तना चढ़ दी, बोलो तारा रारा। शुरू। और परेशान। गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो, गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो, इस उम्र में तारा रारा करा रहे। और चलो छोड़ो छोड़ो, ये बेवकूफ है। ऐसा करिए, फैमिली बैठी है, आप भजन सुना दो। हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, कोई अच्छा सा भजन। कौन सा सुनाऊं? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। एक बंदा और आया, वो क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जगजीत सिंह जी गजल गायक, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो आराम से। जगजीत सिंह जी अगर इनसे गलती होगी मैं माफी मांगता हूं। आप ऐसा करिए, एक बड़क मार दो। वो क्या होती है? वो बड़क करो। गजल गायक बड़क बहुत अच्छा लगा आप इस शो पर आए। एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से है आपके लिए। आपकी पत्नी ने जो इंसिडेंट सुनाया था वो दिल को बहुत छू गया था। हम जानते हैं हम आपको आज उतनी बड़ी गिफ्ट नहीं दे सकते जितना आज आप खुद खरीद सकते हैं। अरे ये तो अरे आपको खुशी होगी, वो घड़ी भी ऐसी थी। अपने बेटे के इलाज के लिए भेज दी थी। ये जो घड़ी थी ना मेरी, वो ऐसी ही थी, ऐसी ही मिलती जुलती थी। चलिए, थैंक यू। इट्स आवर प्लेजर। हमारी माँ हमारे कब्जे में है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो ने पिस्टल फेंक दी कि अगर उसके हाथ में पिस्टल, तेरे हाथ में झुंझुना, तू भी चला। मतलब तेरी माँ की खोपड़ी खोपड़ी, विलन की खोपड़ी खोपड़ी, तू भी उड़ा। ये दादी माँ जब बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लाला रोशन लाल की हर बात पर ठहाके गूंजते हैं। और हाँ, पंजाब पुलिस के बेहद स्पेशल इंस्पेक्टर जिसकी शक्ल देखकर ही लोगों को हंसी के दौरे पड़ने लगते हैं। हंसी के 3 सितारे, लेकिन उनकी शक्ल एक है। देखना चाहते हैं आप उनको? मैंने सुना अभी तू नागिन बन के आ रही है। सच में बन रही है? क्या जरूरत थी बेटा, सारे हिंदुस्तान के मर्द तो पहले डसे हुए तूने। आपकी उम्र क्या है? जी लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते। चलो डेट ऑफ बर्थ बता दो। मेरी ऐसी की तैसी, ये क्या है? फेस वॉश सर, इसको फेस पे लगाते हैं ना, फेस गोरा हो जाता है। अच्छा, पहले घर से भाग के मुंह काला कर लो, फिर फेस गोरा करो। हैं? पहचान ही गए होंगे आप कॉमेडी की पिच पर हंसी के चौके छक्के मारने वाले कपिल को। आपने इनकी कामयाबी तो देखी, लेकिन क्या आप इस कामयाबी के पीछे छुपी सालों की मेहनत को जानते हैं? दिन रात की प्रैक्टिस और सफलता की आस में सालों का इंतजार। कभी माँ के ऑपरेशन ने कपिल की जिंदगी को झकझोरा, तो कभी पिता की मौत ने उन्हें तोड़ दिया।
लेकिन कपिल अपनी एक्टिंग की पारी तमाम दुखों के बावजूद खेलते रहे और आज कपिल के स्टेज पर खड़े होने की देर है, लोगों की हंसी छूट जाती है। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइफ में। आप तो कुछ स्टाइल से नहीं आने वाले थे, रैंप वॉक आपका कुछ अलग होने वाला था। लेकिन मैंने बिकनी ऑर्डर की थी, इन्होंने मंगवाई नहीं। मैं यूं करके आने वाला था। बैठ जाऊँ? हाँ बैठिए। आप सिट डाउन कॉमेडियन हो सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आज मुझे बैठ के। अच्छा, तो अब ये बताइए, ये जो एक्टिंग वगैरह ये सब कॉमेडी चल रही है जी, इसका कीड़ा अगर कहें, शौक कब से शुरू हुआ? शौक मुझे बचपन से ही था, स्कूल टाइम से, लेकिन एक्टिंग में जाऊंगा ऐसा कुछ तब नहीं था मेरे मन में, बिकॉज स्कूल टाइम से मुझे गाने का शौक था। फिर मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे मैंने यूथ फेस्टिवल्स होते थे। एक्चुअली ये भी बड़ी रोचक बात है, बड़ी रोचक घटना है कि मेरा एक दोस्त उस प्ले में काम कर रहा था, तो मैंने उनको करते हुए देखा, तो उस वहाँ पे एक लड़की भी थी जो मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार वैसे तो मिलती नहीं है, यही जाके करना शुरू कर दूँ, कम से कम साथ में तो रहेगी। तो मैंने कहा मुझे भी करवाओ। तो वो थोड़ा सा हकलाता था लड़का, तो वो मुझे ले गया, उसने जाके बोला सर ये भी ये करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे डायलॉग दिए, तो उसमें एक अमली, जिसको पंजाबी में बोलते कोई नशेड़ी का कैरेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ो। मैंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा, उनको इतना अच्छा लगा कि वो लड़के का रोल इन्होंने मुझे दे दिया, वकील वाला। वो लड़का बाद में मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम प्ले किया था, तो उसमें बड़ा सीरियस कैरेक्टर था वो। फिर मैंने कोई तकरीबन 8-10 साल थिएटर किया, और हालांकि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम रही, मेरे फादर साहब कोई 10-12 साल उन्होंने संघर्ष किया उस चीज़ के साथ, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये लाइन छोड़। दिल्ली में ही मेरे फादर का देहांत हुआ था, हम लोग एम्स में थे। बस बड़े ये दिल्ली में ऐसा मेरा टाइम निकला है कि अब भी जब मैं दिल्ली में कभी लैंड करता हूँ, मैं कभी फ्लाइट में आता हूँ, ऊपर से देखता हूँ दिल्ली, तो मुझे वो मेरा दिमाग में सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। फादर के जाने के बाद एक ये भी वक्त आया था कि घर की जिम्मेदारियां थी, हालात बहुत अच्छे नहीं थे, उस दौरान आप शोज भी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा वक्त भी देखा है आपने टू अर्न मनी? मैंने बहुत ऐसा वक्त देखा है, क्योंकि फादर की डेथ के बाद कि घर पे से एक मेंबर को जॉब मिल जाती है, तो तब मेरी मम्मी चाहते थे कि तू बड़े भाई से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तू ये जॉब कर, तेरे आगे तरक्की के चांस हैं। तो मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं करता है जॉब करने को, मैं चला जाऊंगा बॉम्बे, कुछ करूंगा, अगर कुछ बन गया तो ज़रूर आऊँगा तुम लोगों से मिलने, अदरवाइज़ नहीं तो ठीक है, मैं अपना तो खुद तो खा ही लूँगा कहीं ना कहीं से। तो इंडिया में ये बड़ी खासियत है, अच्छी है, लंगर लगे होते जगह जगह, आपको भूख लगी कहीं से तो आप खा ही लोगे। तो मुझे बस यही था, बड़ा उस टाइम पे वाकई वो पीरियड बहुत टफ था कि नौकरी नहीं है घर पे, वो एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी एक टाइम के बाद आपको खाली करना होता है। तो बड़ी टेंशन थी हमारे दिमाग में, बहन की शादी करनी थी, तो हमने मेरी सिस्टर की मैंने एंगेजमेंट कर दी कोई अच्छा सा लड़का देख के। तब तक मैं लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर मैं जब गया, पहले राउंड से लेके दूसरा तीसरा हर राउंड में फर्स्ट आया, फिर लास्ट में लाफ्टर चैलेंज का विनर बना, मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिला। तो मैंने काफ़ी सारे पैसा जमा किए, जितने किए मैंने अपनी बहन की शादी पे खर्चा किया। That's so nice. उसके बाद आपने जालंधर के कॉलेज में पढ़ाया भी है, कुछ ऐसा भी हुआ है? जी, मैं जब एपीजे कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे उन्होंने कहा, जब हम लोग पहली बार गए कॉलेज, तो बोलते आप कौन से डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे। मैंने कहा सबसे महंगा वाला कौन सा है इस कॉलेज में, क्योंकि है तो फ्री। बोलता पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स। मुझे पता भी नहीं क्या होता है कमर्शियल आर्ट्स, मैंने कहा इसी में लेनी है, क्लास नहीं मैंने कभी लगाई। तो उसके साथ साथ मैंने गर्ल्स कॉलेज में, मुझे लगा कि मैं अगर करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो मेरे दिल में था कहीं कि मैं डायरेक्ट करूँ, एक स्किट करवाऊँ। तो मैं वहाँ पे BDRI गर्ल्स कॉलेज था जालंधर में, वहाँ पे मैं गया, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरे। उनके कॉलेज की उस टाइम मैक्सिमम पोजीशंस आई थी। हाँ जी कपिल जी, कैसा लग रहा है? जिंदगी लाइव बात कैमरा पे हो रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज वो एक बड़े भाई वाली खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ये सब बोलते हुए। जब एक बार थोड़ा सा डिसहार्टन हो गया लाफ्टर चैलेंज में, जब
एंट्री के लिए ऑडिशन देने के लिए गए, पहली बार आप तो बात नहीं बनी। तो मुझे याद है जब दिल्ली में हमने दोबारा ऑडिशन दिया तुम्हारा, और उसके बाद वही लाफ्टर चैलेंज जिसमें प्रिलिमिनरी में ऑडिशन में ही आपको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, बाद में वही लाफ्टर चैलेंज आपने जीता। वो दिन भी हमारे लिए बहुत खुशी का था। उसके बाद तो बहुत कंपटीशन आपने जीते और आगे भी जीतते रहोगे। मैं यही कहूँगा, जीते रहो और जीतते रहो। मैं इनको गुरु मानता हूँ, मैंने इनको देख के ही शुरू किया था। लाफ्टर चैलेंज की कोई खास यादें? लाफ्टर चैलेंज में एक जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, काफ़ी सारी हैं वैसे तो, मैंने स्विमिंग लाफ्टर चैलेंज के दौरान सीखी। क्योंकि जहाँ पे हमें चैनल ने ठहराया था वहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पे सब कॉर्पोरेट जगत के लोग आते थे। एयर होस्टेस रुकती थी सामने बिल्डिंग में, ऐसे ही मतलब नहीं, ऐसी हरगिज कोई वैसी बात नहीं। मैं उनको बिल्कुल अपनी छोटी गर्लफ्रेंड की तरह मानता हूँ। हाय कपिल, होप एवरीथिंग इज गुड विथ यू। मुझे अभी भी याद है कि लाफ्टर चैलेंज 4 के दौरान हमने एक एक्ट किया था जहाँ यू वर रियली हेल्पिंग मी अ लॉट विथ माय हिंदी एंड हेल्पिंग मी गेट द जोक राइट। ऑल दिस व्हाइल आई यूज्ड टू होस्ट द शो, बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी डिड एन एक्ट टुगेदर। और मुझे याद है कि आप कहते थे कि परी हो जाएगा, परी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल डू अ गुड जॉब। एंड आई थिंक द एनकरेजमेंट यू गेव मी वाज जस्ट superb, and I want to thank you for that, Kapil. You were a great performer, a wonderful human being. That's what I really want to say, that you created a good impact on not just the audience but even as a host. I thought you were a wonderful friend, and I want to say that I'm sure you'll reach great heights in life. So sweet. अब ब्रेक पर चलेंगे, एक अच्छा सा कोई पीस। पहले आप फिल्में देखिए अगर 80s की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हीरो हीरो लगते ही नहीं थे। उस टाइम पे क्या करते थे, हीरो के साथ सिंपैथी क्रिएट करते थे। आप देखिए विलेन सारे अमीर होते थे, डॉक्टर डैंग, शाकाल, मोगैम्बो, लॉयन हमारे अजीज साहब, जिनके साथ मोना डार्लिंग पक्की होती थी। वो क्यों, जो महिला गुंडी होती थी आरक्षण में, रिजर्व कोटे में आती थी, मुझे पता ही नहीं चला वो क्यों होती थी फिल्म में। उसका कोई काम भी खास नहीं होता था, उसका एक ही काम होता था कि जब विलन को कोई खास काम नहीं है, वो स्विमिंग पूल के बाहर बैठा दारू पी रहा बेवड़ा दिन में, तो वो इतना टॉवल पहन के ना यूं उसको मसाज कर रही, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो ऐसे लगता था इसको एक्सप्रेशन की पेमेंट नहीं दी गई। उस टाइम पे विलन अमीर होते थे, हीरो गरीब होते थे। एक तो हीरो गरीब बेचारा, ऊपर से मां आंधी, लास्ट में मंदिर में जाके ठीक होती। एक तो मां आंधी, ऊपर से जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी, सारी चिंताएं उसी को थी। कानी आंख वाला गुंडा जरूर होता था, उसका फिल्म में कोई काम नहीं होता था। उसका सिर्फ एक ही काम था कि जब हीरो ज्यादा हीरो बने विलन के सामने, तो विलन ने चुटकी बजाता था, वो आके, उसको एक ही काम था हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना। होता था ना ऐसे। एक और गुंडा होता था, उसका भी कोई काम, यही वाला गुंडा काड़ी आंख वाला, उसका कोई काम नहीं था, इसको एक ही काम था, लास्ट में हीरो की मां को उठा के लाना है। आप देखिए कॉमन चीजें क्या होती थी फिल्म में। 5 मिनट पहले पुलिस आती थी, सबको पता है। उसके पहले क्या होता था, सारी बाजी हीरो के हाथ में, हीरो ने कनपट्टी भी लगाई हुई पिस्टल विलन के, एन मौके पे लो लेवल का गुंडा आ जाता था, है ना, आता था, ठहरो, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो ने पिस्टल फेंक दी कि अगर उसके हाथ में पिस्टल, तेरे हाथ में झुंझुना, तू भी चला। मतलब तेरी माँ की खोपड़ी खोपड़ी, विलन की खोपड़ी खोपड़ी, तू भी उड़ा। और माँ हिंदी फिल्मों में होती इसलिए थी कि अपने बच्चे को फंसा सके, कि तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही विलन के साथ, तुझे कहीं भी उठाने आ सकते, तू क्यों घूम रही साड़ी पहन के उधर, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा। उधर ही घूम रही थी साड़ी पहन के, अगले ने उठा ली। छोटी छोटी बातें हैं, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक ब्रेक ले लें, छोटा सा ले लो ब्रेक, हमसे नहीं आता ना प्रोग्राम। चैन से सोना है तो जाग जाइए, मेरे को वो बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, ध्यान से देखिए चेहरा, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो। आपको याद होगा कि दिल्ली में एड्स अवेयरनेस के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें
रिचर्ड गेर आए थे, याद है आपको? शिल्पा शेट्टी, बड़ा धार्मिक सा प्रोग्राम था। तो जब भी ये कांड हुआ, जब भाई साहब ने शिल्पा को किस कर दिया, तो क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता हम सब कोई ये सब करने के लिए, वैसे ही जनसंख्या भले ही हमारी सबसे ज़्यादा हो, पर ये नहीं हमसे बर्दाश्त होता कि कोई क्यों आके हमारी बहू बेटी को किस करे। क्यों हमारे अपने लोग मर गए? तो ये जो हमारे पुलिस वाले भाई साहब, इनको भी पसंद नहीं आया। बोलते यार ये रिचर्ड गेर अगर मुझे कहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। रिचर्ड गेर बेचारे दोबारा घूमने आ गए अमृतसर में अपने बीवी बच्चों के साथ, यही सोच के कि शायद इस बार फिर दोबारा वैसा कुछ होएगा। इन्होंने घेर लिया उसको, पुलिस वाले ने। अब प्रॉब्लम ये कि इनका अंग्रेजी में हाथ टाइट, मौके पे नाम भूल गए अपना। कहते हेलो अपना ये क्या इसका नाम था अपना, हेलो फेयर कम्प्लेक्शन। रिचर्ड गेर लगा हुआ अपने काम में, किसको बुला रहा है उसको नहीं पता चल रहा। फिर बोले हेलो अपना ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ, इधर आके मुर्गे बन जाओ। बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बोलते ये शिल्पा को पप्पी क्या समझ के ली थी? व्हाट पप्पी? बोलते पप्पी अपना, अब इसको पप्पी की अंग्रेजी ना आए। बोलते पप्पी अपना ये पप्पी ये क्या समझ के ली थी? बोले तुम लोग क्या समझते हो हमें पप्पी लेना नहीं आता? देखो हम पंजाबी आदमी हैं, सरदार आदमी, अगर हम लोग अपनी आई पे आ जाएं तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट का पप्पा, और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग है। अब वो बेचारा वो गोरा डर रहा है, बोलता नो 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 एक्चुअली ये पप्पी नहीं था, ये जैसे आपके इधर नमस्कार होता है, हमारे वहाँ का अमेरिका का नमस्ते है। तो ये तुम्हारी नमस्ते थी? कहते खोते थे पुत्र, तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर। नो आप काम क्या करते हो? बोलता यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, आई एम ए हॉलीवुड एक्टर, आपने कभी हमारा पिक्चर नहीं देखा? कहता मैं तुम्हारी फिल्में नहीं देखता, तुम्हारी फिल्मों में नमस्ते ही बड़ी होती, लंबी लंबी नमस्ते। तुम लोग ये भी नहीं सोचते मेहमान को घर जाना है, लेट हो रहा है, नमस्ते करने में लगे रहते हो। बोलता नो नो आप हमारा साफ सुथरा पिक्चर देखो, आप हमारा टाइटैनिक देखो। कहता अच्छा टाइटैनिक में कोई ऐसी चीज नहीं थी? बोलता ऑफ कोर्स नॉट, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहता जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो लड़का जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था? कहता भगवान का खौफ करो, इतने गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते हो, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। एक काम करो, वापस निकलो अपने बीवी बच्चों को लेके, और रास्ते में हमारी किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी अपने वाली। नहीं तो इमरान हाशमी को जानते हो? बोलता नो वो इज इमरान हाशमी। कहता जो भी है, अगर उसे अमेरिका छोड़ आए तुम्हारी माँ बहन कर देगा वो। अच्छा ये बताइए आपके अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर वाला, दादी वाला, ये सब कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए हैं? हम एक ऑब्जर्व करते हैं कहीं से, कॉमेडियन की नज़र से, कि जो दादी का कैरेक्टर मैंने किया था पहली बार, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा कि कोई मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया, फीमेल कैरेक्टर। तो सोचता सोचता मैं अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट में घुसा, तो एक जो मैंने मन में सोचा हुआ था, सामने मेरे बुढ़िया मिल गई मुझे। पता नहीं किधर जा रही थी, ऊपर जा रही थी शायद, नहीं मतलब मेरा 3rd फ्लोर पे था, वो 7th फ्लोर पे जा रही थी। तो अंदर मुंह घुसा हुआ पूरा, मतलब अम्मा को देख के आप एक्सरे की जरूरत नहीं, आप देख सकते थे, अम्मा इतनी बारीक सी। मैंने उसको बोलते नहीं सुना, लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये बोलेगी तो ऐसे ही बोलेगी, कैसा है तू? तो मेरे को लगा कि यार ये ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये मैंने कैरेक्टर वहां से ऑब्जर्व किया। एक लाला रोशन लाल थे, जिसका मैंने, हमारे ना टिपिकल जो शहरी लोग होते हैं जिनको संडे वाले दिन अपने घर पे नाश्ता नहीं करना, ऐसे कैरेक्टर मैंने एक देखे थे वहाँ पे। उनको ना लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, तो मैंने वहाँ से वो कैरेक्टर उठाया। जैसे पिछले दिनों ना MMS कांड बड़े चर्चा में आए थे, है ना, कईयों के तो मोबाइल में भी होंगे। तो ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, उसको नहीं पता है कि बात कौन सी कहाँ पे करनी है। मतलब वैसा टाइप कैरेक्टर है कि अपनी माँ को फोन कर रहा है, माँ मुबारक हो, हम 2 से 3 हो गए। माँ बोली बेटा क्या हुआ, लड़का की लड़की? नहीं माँ तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली। वैसा टाइप कैरेक्टर। अब वो बंदा, उसको किसी ने बोल दिया लाला जी इधर आइए, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उसको। बोलता आपको पता है वो कोने वाले घर में लड़की रहती है, उसका MMS बन गया। अब इनको पता भी नहीं MMS होता क्या है, बस अपनी रौब दिखाना है सोसाइटी में कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी पता है। किसने बताया तुम्हें?
बोलता अरे टीवी में आ रहा है, लड़की बड़ी फेमस हो गई। अब इनको लगा टीवी में आता तो अच्छा ही होगा कुछ। बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, MMS बन गया। बोलते अरे बड़ी बात नहीं, लड़की का MMS बन गया। आप बोलते बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी खुद की बेटी का बना हुआ है। वो बंदा बेचारा हैरान परेशान, क्या बोल रहे हैं लाला जी, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? कि हाँ पता, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी वाइफ है ना आपकी भाभी, उसके तो 3-4 बने हुए हैं। वो थप्पड़ मारा खींच के, आपको अकल नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बोलते इसमें बकवास वाली कौन सी बात है, अपनी बहू बेटी अपने पैरों पे स्टैंड हो रही, होने दो उसको। ऐसे कैरेक्टर्स कुछ होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, पता नहीं होता कौन सी बात कहाँ पे करनी है। तो एक बात बताइए, कभी किसी पत्रकार को, कई न्यूज एंकर को नहीं ऑब्जर्व किया आपने, कोई कैरेक्टर बनाया हो? मुझे सारे न्यूज वाले इतने प्यारे लगते हैं ना। कुछ आप तो सच में है ही बड़ी प्यारी। ऑनलाइन इसको बोलते हैं, ऑनलाइन ट्राई मारना। मैंने एक आते ना, सनसनी आता ना प्रोग्राम, चैन से सोना है तो जाग जाइए, मेरे को वो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब इतना प्यार से न्यूज सुनाते हैं, आदमी अच्छा भला सो रहा होता है, एक तो वैसे दिल का मरीज आदमी। न्यूज कातिल की फोटो दिखाते ना, जो 5-5 घंटे पहले उस पर डिस्कस करते हैं, कैसे किया होगा इसने कत्ल, कत्ल किया, छुरा मारा तो कत्ल किया उसने, क्या यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को, कातिल यूं उसकी फोटो लगी कातिल की, ध्यान से देखिए चेहरा, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। बाप ब्रश कर रहा है ना, ब्रश कर रहा है बाप, उसको लग रहा है ब्रश नहीं कर रहा है, दांत तीखे कर रहा है, शाम को मम्मी गले में मारेगा ये। अब आगे क्या प्लान्स है, और कोई कैरेक्टर आने वाला है? आगे लाफ्टर चैलेंज के बाद मैंने कसम खाई थी, भैया इतना स्ट्रेस है, कंपटीशन मैं नहीं करूंगा कभी। तो कॉमेडी सर्कस एक हिट शो है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने कॉमेडी सर्कस पिछले 4 सीजन से जुड़ा हूँ, चारों के चारों में विनर बनाया आप सबने। तो वो फिर चीज़ें, थैंक यू, तो वो फिर अंदर से चीज़ें निकलती रहती हैं कुछ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक कैरेक्टर बनाया था कि हमने एक एक्ट किया कि लैला मजनू को पत्थर मार रहा है, लैला आई वहाँ पे, तो वो आके डांस करती है उसके आगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दिल, पूरा लैला वाला कॉस्ट्यूम। तो उसको भी लगता है, तो वो भड़क जाती है, बोलती है मारो इसी के, मारो कमीने के। बोलता क्या बात कर रही हो लैला, कहती तेरे तू है इसी लायक, कमीने जब आऊं देखो पत्थर खा रहा होता है, मेरे को पता है तू मजनू का कुत्ता है, जब देखो पत्थर खा रहा होता है। तो बोलती मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ, ध्यान से देख लो, आना मत, शगुन डालते नहीं पनीर खाने आ जाते हैं टुच्चे। कपिल, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। एक गिफ्ट है, लेकिन वो कपिल के लिए नहीं है, वो शमशेर सिंह के लिए है। कैसा लग रहा हूं मैं पापा जी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रिचा बाबू। तो आंसू के साथ मुस्कान, जिंदगी लाइव में ये हंसी के ठहाके जारी रहेंगे अगले हफ्ते भी। भक्त जनों, भावनाओं को समझो। जिस तरीके से पूत के पाप पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती, मेरे दोस्त आ गया। देवा हो देवा, धर्मेंद्र देवा, तुमसे बढ़कर तो मुझे पहचाना नहीं रिचा तुमने? अरे खामोश, जब से देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचाना।